आज हम राजस्थानी लघु चित्रण शैली जो पढ़ रहे थे उनमें पढ़ेंगे ढूंढार शैली। यानी हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो राजस्थानी लघु चित्रण शैली में हमने दो शैलियां देख ली थी। मेवाड़ शैली देख ली थी, मारवाड़ देख ली थी और मारवाड़ की दो उपशैली थी बीकानेर और किशनगढ़। ये इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि राजस्थान का जो लघु चित्रण शैली है उसमें मेवाड़ शैली के चित्रों की क्या विशेषता थी, मारवाड़ शैली के चित्रों की क्या विशेषता थी। इनके सब के बारे में हमने अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया था, उनके बारे में चर्चा की थी। अब आज हम देखेंगे तीसरी जो शैली थी, हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाड़ौती जो शैली थी, ये हाड़ौती जो क्षेत्र है यानी जिसमें बूंदी और कोटा, झालावाड़ ये मुख्य रूप से आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी दो उपशैली हैं। एक तो बूंदी और दूसरी है, एक तो बूंदी हो गई और दूसरी इसमें हो गई कोटा। इन दोनों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है बूंदी शैली। वैसे हाड़ौती शैली है वो मेवाड़ शैली से ही, इसी शैली से एक अलग हुई शैली है। पहले प्राचीन काल में जब मेघपाट के नाम से जाना जाता था उस समय ये शैली थी, वो दोनों एक ही थी, लेकिन कालांतर में ये शैली अलग पनपी और इसमें 1398 ईस्वी में बूंदी की स्थापना माधवराव देव ने की थी। 1398 ईस्वी में बूंदी की स्थापना किसने की थी? माधवराव देव ने की थी। माधवराव देव ने इसकी स्थापना करने के पश्चात ये शैली अलग से एक अपनी पहचान बनाई और ये शैली धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस शैली में वैसे तो जो विशेषताएं आती हैं मेवाड़ की, उन विशेषताओं के अनुरूप ये शैली आगे आई थी। मुगलीय प्रभाव भी था, लेकिन बूंदी शैली में एक चीज आप देखोगे कि दक्षिणी शैली और प्रकृति का वर्णन, दक्षिणी शैली के जैसा और प्रकृति का वर्णन आपने मेवाड़ और मारवाड़ या बीकानेर और किशनगढ़ में पहाड़ों का या फिर घने जंगलों का या रात्रिकालीन दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता। चित्रों में कोई एक आध चित्र बन गया होगा, लेकिन विशेष कोई चित्र यहाँ पर नहीं बने थे। जबकि बूंदी शैली में सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर और रात्रिकालीन दृश्य दिखाए गए और यहाँ पर एक चित्र भी है दीपक राग जो इसी का है कि रात्रिकालीन दृश्य को ही दिखाया गया है कि नायिका किस प्रकार से रात्रिकालीन दृश्य में खड़ी है, तारों का टिमटिमाना या बादलों का दिखाना, ये सारे दृश्य सबसे पहले हमें बूंदी शैली में ही देखने को मिलते हैं। बूंदी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। बूंदी का इसमें अलग होने के पश्चात राजा रतन सिंह, यानी कि ये पहले मेवाड़ का भाग था, ये बात आपको मैंने बता दी कि मेवाड़ का भाग था, और 1398 ईस्वी में माधवराव देव ने बूंदी की स्थापना की थी। ये हाड़ा राजपूत थे और हाड़ाओं के द्वारा ही यहाँ पर शासन स्थापित किया गया था। लेकिन ये
जो चित्रकला है ये विकास का कार्य इसमें क्या राव रतन सिंह के समय, राव रतन सिंह के समय में ये अपने कार्य में प्रगति की ओर अग्रसर हुई। और इसी के काल में जो दीपक राग है वो हातिम और हुसैन अली के द्वारा एक चित्र बनाया गया था, वो राव रतन सिंह के समय में ही बनाया गया था। तो इसमें राव रतन सिंह जो 1631 से 58 तक इसका शासक रहा था, 1631 से 58 ईस्वी तक ये शासक रहा था। इस काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ। बूंदी शैली में राव रतन सिंह के समय में 1631 से 58 तक ये जब शासक रहा तो चित्रकला अपने स्वर्ण युग में थी और यहाँ पर काफी चित्रकला ने विकास का कार्य किया था। दीपक राग जो चित्र है वो आज भी BHU में यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इलाहाबाद में देखने को मिलता है। कौन सा चित्र? दीपक राग जो चित्र बनाया गया था किसके काल में बनाया गया था? इसके काल में बनाया गया था। और चित्रकार कौन थे? हुसैन अली और हातिम, इन्होंने इस चित्र को बनाया था। और ये आज हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये देखने को मिलता है, यानी BHU में ये देखने को मिलता है। और ये राग भैरवी या राग भैरव नाम से, देखो जो रागनियाँ होती हैं, राग और रागनियाँ होती हैं, तो ये जो चित्र बनाया गया था ये राग भैरव के ऊपर आधारित था। किसके ऊपर था? राग भैरव के ऊपर ये आधारित चित्र था। और इस चित्र में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इसके पश्चात भाव सिंह का राज्याश्रय हुआ और मतीराम द्वारा ललित ललायन नामक एक ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था? ललित ललायन नामक एक ग्रंथ था। इस ग्रंथ का उन्होंने चित्रांकन का कार्य करवाया था, यानी कि उसके काल में इसका चित्रांकन का कार्य हुआ। फिर 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बूंदी शैली का विकास हुआ। इसके पूर्व के चित्रों पर मेवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि इससे पहले जो मेवाड़ शैली थी, इस मेवाड़ शैली के अंतर्गत पहले ये मेवाड़ में मिलते जुलते चित्र बनते थे, लेकिन 18वीं सदी में आते आते और ये मेवाड़ से पूर्ण तटस्थ यानी कि अलग प्रकार के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसके पश्चात धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, तो जिस प्रकार से हर शैली के ऊपर कोई भी शैली थी, हर शैली के ऊपर प्रभाव किसका दिखाई देता है? मुगल शैली का प्रभाव देता है। और मुगल शैली के पश्चात ये पाश्चात्य शैली यानी अंग्रेज यहाँ पर आ गए, तो कंपनी शैली का भी प्रभाव इन राजस्थानी शैलियों पर देखने को मिलता है। तो कालांतर में ये धीरे धीरे कमजोर होती गई, लेकिन वास्तविक जो इसका बनाए गए थे वो चित्र थे उमेर सिंह के द्वारा के समय में भी, उमेर सिंह के समय भी चित्रकला ने बूंदी में काफी विकास किया था। यानी कि बूंदी की स्थापना की किसने की? माधव सिंह ने। और फिर राव रतन सिंह के समय चित्रकला अपने चरम पर थी, लेकिन मेवाड़ से जो तटस्थ चित्र बनाए गए थे वो राव उमेर सिंह के समय बनाए गए थे। और राव उमेर सिंह के समय में ये चित्रकला दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होती चली गई। यहाँ पर चित्रकला है वो छतरियों में या फिर ये भवनों में, वहाँ पर इनके काफी चित्र बनाए गए थे। और प्रकृति संबंधी चित्र, आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रकृति के जो चित्र थे ये यहाँ पर काफी देखने को मिलते हैं। इनके चित्रों के जो विषय मुख्य रूप से रहे वो नायक नायिका में भेद, रागमाला पर आधारित चित्र, रीपों का वर्णन, ये सारी चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से बूंदी शैली थी, उस पर
मुगलीय प्रभाव भी पड़ा और कंपनी शैली का प्रभाव भी पड़ा। जो शैलियाँ हैं उप शैलियाँ हैं ये छोटी छोटी हैं, बस इतना ही आता है। फिर इसके विषय आपको बताए दिए। विषय के पश्चात आती है इनकी विशेषता। तो विशेषता बूंदी शैली है, उसमें जो आकृतियाँ बनाई गई थी वो अपेक्षाकृत छोटी थी। कि पहले हमने मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर में देखा था कि हष्ट पुष्ट शरीर, गोल मोटा चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, ये सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन यहाँ पर कद क्या हो गया, छोटा हो गया। जो चित्र बनाए गए थे उसमें कद थे मनुष्यों के, वो आदमियों के या स्त्रियों के या पुरुषों के, दोनों के छोटे बना दिए गए। और जो स्त्री का सुंदर चित्र बनाया गया था, स्त्रियों का जो चित्र बनाया गया था वो अति सुंदर चित्र बनाए गए थे। जैसे गोल मटोल चेहरा और छोटी गर्दन, ये छोटी चिबुक, गोल छोटी सी नाक, छोटी नासिका और खंजन पक्षी जैसी आँखें। इस प्रकार से उभरा हुआ वक्ष स्थल, इस प्रकार का इस चित्रों में ये नारी की सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाए गए थे। और ठेठ राजस्थानी पहनावा पहनाया गया था कि राजस्थानी पहनावे के अंतर्गत ये चित्र बनाए गए थे। और यहाँ पर ये विशेषता में एक चीज़ ये भी लेनी है कि यहाँ पर सबसे पहले रात्रिकालीन दृश्य बनाए गए थे। और रंगों का मामला आता है तो हरे रंग, लाल रंग, पीला रंग, ये सारे रंगों का प्रयोग यहाँ पर किए। और हल्के रंग भी मुगलीय प्रभाव के कारण, जब मुगलीय प्रभाव पड़ा था उसके पश्चात हल्के रंगों का प्रयोग भी किया गया था। ये इनके रंगों के बारे में है। प्रकृति चित्रण आता है तो वहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए जाते हैं। आपने शाहजहाँ के, ये जहांगीर के काल में एक चित्रकार जो पक्षी चित्रकार था वो तो था मंसूर अली, और पशु चित्रकार जो मनोहर नाम करके चित्रकार हुआ था वो बूंदी शैली से ही निकला हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पशु पक्षियों के चित्र भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे, जो हमारे जंगलों में मिलते हैं। शेर, चीते, भेड़िए, इन सब के चित्र, खरगोश, गिलहरी, इन सब के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस शैली में मुख्य रूप से जो ऋतुओं का इनका वर्णन किया गया है। प्रमुख जो चित्रकार थे वो सुरजन, किशन, साधुराम, रतनलाल, ये इनके प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकार प्रमुख कौन कौन थे? सुरजन थे, किशनलाल थे और साधुराम, रामलाल, अहमद अली, ये मुख्य चित्रकार यहाँ पर हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी बूंदी शैली थी। बूंदी शैली के बाद में आता है कोटा शैली। दूसरा भाग किसका आता है? कोटा का। कोटा शैली की बात करते हैं तो बेटा कोटा शैली में सबसे पहली बात तो यह आती है कि कोटा है वो बूंदी शैली का ही उपशैली है। यानी कि कोटा शैली किसकी उपशैली है? बूंदी की। हाड़ौती का भाग था बूंदी और बूंदी से निकला था कोटा। और कोटा शैली को प्रकाश में लाने का काम टीजी गेओर्ग एंडरसन द्वारा किया गया था, जो 1952 की बात है। 1952 में सबसे पहले कोटा शैली को 1952 में प्रकाश में लाए थे। एक अंग्रेज चित्रकार थे टीजी गेयर नाम करके एक था, जिसने जो कलाम निर्मित था, इसने इस शैली को प्रकाश में लाया कि इसने चित्र जो भेंट किए थे वो आज भी विक्टोरिया के अल्बर्ट हॉल में विराजमान है। उन चित्रों में कुछ बूंदी से अलग विशेषता देखी, यानी कि कोटा के चित्र जो थे उनको बूंदी से कुछ अलग विशेषता उनको दिखी। इस कारण से एक अलग शैली के रूप में ये शैली प्रकाश में आई थी। और उसके वैसे जो इसकी स्थापना की गई थी कोटा की,
वो माधव सिंह द्वारा 1631 में कोटा नाम पड़ा था। कोटा नाम कब पड़ा था? 1631 ईस्वी में कोटा का नाम पड़ा था। और ये जहांगीर के काल में माधव सिंह वहाँ का एक ये जमींदार या जागीरदार मान लो कि वो था, और माधव सिंह को कोटा भेंट में दिया था। कोटा जो रियासत थी वो भेंट के स्वरूप दी थी, और कोटा कालांतर में 1631 में कोटा नाम इसका पड़ा था। इसके पश्चात यहाँ पर कला का विकास होता रहा। कोटा चित्र शैली के इतिहास में कोटा की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है, और 7वीं शताब्दी तक कोटा शैली अपनी शैलीगत मौलिकता को ग्रहण की। कोटा में राम सिंह ने सबसे ज़्यादा विकास किया, यानी इस शैली का विकास सबसे ज़्यादा किसने किया? राम सिंह यहाँ का जब शासक बना था। माधव सिंह के पश्चात उनका जो पुत्र था और उसने 1669 से 1705 तक, यानी इसने 1669 से लेकर 1705 ईस्वी तक शासक किया था, और उस समय कला का काफी विकास हुआ। उसके पश्चात भीम सिंह शासक बना, और भीम सिंह 1720 तक शासक रहे। फिर 1771 से 1820 तक जो उमेश सिंह जो शासक बने थे, उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी। यानी कि भीम सिंह के पश्चात ये भीम सिंह कहा था वो तो 1705 से लेकर 20 तक ही शासक रहा था, लेकिन इसके पश्चात यानी बीच में एक शासक और हुआ, और उमेश सिंह के काल में उमेश सिंह जो 1771 में शासक बना था, इसके काल के पश्चात चित्रकला का विकास काफी मात्रा में हुआ था। चित्रकला धीरे धीरे प्रगति करती चली गई। बूंदी राज्य की भांति कोटा भी वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा। यानी कि जिस प्रकार से बूंदी शैली में भी लास्ट में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, बूंदी क्यों पूरे राजस्थान की बात करते हैं कि मेवाड़ में नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, और जिससे नाथ द्वारा में पेशवाई चित्र बने थे। मारवाड़ शैली थी, मारवाड़ शैली में भी इसका प्रभाव पड़ा, और मारवाड़ में भी नाथ पंथ से श्री कृष्ण के दिन के चित्र बने। किशनगढ़ तो पनपी ही ये वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में, वही बीकानेर भी वल्लभ संप्रदाय से अछूता नहीं रहा, और वहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी के जो चित्र बने थे वो उसी के आधार पर बने थे। उसी प्रकार बूंदी और कोटा में भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, और यहाँ पर काफी मात्रा में श्री कृष्ण के इनके चित्र बने थे। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता ये आती है कि कोटा शैली में सबसे ज्यादा आखेट के चित्र बने थे। यानी बूंदी शैली की जिस प्रकार से रात्रिकालीन दर्शन के लिए प्रसिद्ध हुई थी, उसी प्रकार से कोटा शैली थी वो शिकार या आखेट के लिए प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर शिकार के चित्र जैसे खरगोश, हिरण, इनका शिकार करते हुए दृश्य अधिक बनाए गए थे। ये बूंदी में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कोटा में सर्वाधिक इस चीज के चित्र बने थे। और इनके जो विषय थे, विषयों में कृष्ण जी से संबंधित या आखेट से संबंधित ये चित्र के विषय रहे। रागमाला पर आधारित चित्र यहाँ पर भी बने, नायक नायिका में भेद यहाँ पर भी था, और रीतों का वर्णन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये सारी जो इनके विषय वस्तु थी, ये कोटा में भी हमें देखने को मिलती हैं। अब कोटा जो शैली थी, इसमें आखेट आदि के चित्र हमें काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं, ये बात तो हम कर चुके हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे कालांतर में जो जो समय व्यतीत होता गया, तो मुगलीय प्रभाव, क्योंकि ये तो पनपा है किसमें था, मुगलों में पनपा था, क्योंकि जहांगीर ने कोटा भेड़ स्वरूप दिया था। इसका मतलब मुगलों से संपर्क था इस रियासत का, जिस कारण से मुगल शैली का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, और ईरानी चित्र भी यहाँ पर देखने को मिले। और उसके पश्चात ये कोटा एक अंग्रेजों की भी छावनी रही थी। इस कारण से धीरे धीरे पाश्चात्य प्रभाव के कारण अपनी ये मौलिकता खो बैठी, और इसके ऊपर पूर्णतः पाश्चात्य प्रभाव देखने को मिलता है। इसके पश्चात इसका मुख्य जो विशेषता आती है,
कोटा शैली में बूंदी शैली की झलक देखने को मिलती है। यानी कि बूंदी शैली में जिस प्रकार से स्त्रियों और पुरुषों के जो चित्र बनाए गए थे वो छोटे कद के बनाए गए थे, तो यहाँ पर भी छोटे कद के चित्र बनाए गए थे। स्त्रियों के छोटी चिबुक, छोटा नाक, छोटी गिरवा और कद भी छोटा, पुरुषों का भी कद छोटा और पतला, यानी कि जो भारी भरकम शरीर था राजस्थानी चित्र शैली की जो विशेषताओं के अंतर्गत आता था वो यहाँ पर कम हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया? उसका स्थान ले लिया छोटे कद और हल्के फुल्के आदमी। तो इस प्रकार की विशेषता यहाँ पर भी देखने को मिलती है। रंगों की बात करें तो रंग यहाँ पर भी हरे, नीले, पीले सारे रंगों का प्रयोग हुआ। हल्के रंगों का प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी हल्के रंग भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुगलिय प्रभाव के कारण मुगलिय रंग भी यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ के चित्रों की एक विशेषता ये भी थी कि रागमाला, नायक नायिका में भेद, ये ऋतुओं का वर्णन, ये इनकी विशेषता थी। एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि आखेटों के चित्र यहाँ पर बहुत अधिक बने थे, यानी शिकार करते हुए जो चित्र यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बने, ये भी चित्रों की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। इस शैली के जो हवेली, देवता जी हवेली और कोटा के राजप्रसाद यहाँ के प्रमुख जो चित्र थे, झालाओं के हवेलियों को ये चित्र, भित्ति चित्र यहाँ पर काफी मात्रा में बनाए गए थे। चित्रों में हरा, लाल और सुनहरी रंगों का प्रयोग हुआ था। तो एक सुनहरी रंग कि आपको ये पूछ लिया जाए कि कोटा शैली में कौन से रंगों का अधिक प्रयोग हुआ, तो सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ, ये बात आपको बतानी है। जिस प्रकार से अगर आपको जयपुर शैली के आगे पढ़ेंगे तो जयपुर शैली की बात आती है तो वहाँ पर भी सुनहरे रंग या सोने की परत चढ़ाई गई थी, चांदी का परत चढ़ाई गई थी, हीरे नगों का आया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर ये गुलाबी भूरे रंग का भी समन्वय कोटा शैली में देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं कोटा शैली में। तो ये दोनों शैलियाँ हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती हैं। इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद।